यानी कि वह रूप जो अपने बिंब से ही जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। यानी कि सारी चीज़ें हैं वो अपने अनुसार ही उसको लगने लगती हैं, तथा वह रूप जो अपने ही बिंब से जूझ रहा है, यानी कि अपने ही बिंब से जूझ रहा है, यानी कि वो अपने आप को संघर्ष के अवस्था में वह संघर्ष कर रहा है, अपने आप से ही संघर्ष वह ब्रह्म राक्षस कर रहा है। और आगे हम देखते हैं कि ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो पूरी कविता है वो संवाद शैली में चल रही है, और कविता में जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पर आगे देखते हैं, बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक, सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वेदवनिया, सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल। ठीक है, प्राकृतिक दृश्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बावड़ी की इन मुंडेरों पर, यानी कि जो बावड़ी के चारों तरफ मुंडेर बनी हुई हैं उन पर हरी कोहनी टेके हुए टगर, यानी एक सुंदर स्त्री है, वह उस सारे दृश्य को मानो सुन रही है। और पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ, और फूल तारे जो खिले हुए हैं वे भी उन ध्वनियों को सुन रहे हैं, अर्थात तारे उगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कि वहाँ पर अत्यंत ही सुनसान स्थान है, वहाँ पर कोई भी आवाज़ें हैं नहीं सुनाई दे रही हैं। सुनते हैं करौंदी के सुकोमल पुष्प फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन ओदुम्बर, सुन रहा हूँ मैं वही, मैं यानी मैं। ये देखिए यहाँ पर मैं भी एक प्रयुक्त हुआ है कि प्राकृतिक दृश्य तो हैं ही, और साथ में उनको मैं भी सुन रहा हूँ, यानी कि जो लेखक है वो भी कहता है कि मैं भी इन चीज़ों को सुन रहा हूँ। और प्राचीन ओदुम्बर, जो प्राचीन वस्तुएं हैं वो भी उनको सुन रही हैं, जितनी भी वहाँ प्राचीन चीज़ें हैं वो भी सुन रही हैं। पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजिडी, यानी कि उस ब्रह्म राक्षस के साथ जो ट्रेजिडी हुई थी उसको मेरे साथ साथ ये प्राकृतिक चीज़ें हैं वो भी उसकी उस ट्रेजिडी को सुन रही हैं। आगे देखते हैं, वो बावड़ी में उड़ गई, यानी कि वो सब बावड़ी में चली गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, यानी कि वहाँ पर एक खूब ऊंचा जीना, जीना यानी सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर। जैसे कि जिस प्रकार कोई महल होता है उसकी सीढ़ियाँ जहाँ पर लगी रहती हैं वहाँ पर उसी से उसकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार वो जो बावड़ी थी उसकी भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और उन्हीं से उस बावड़ी की शोभा बढ़ रही थी। और खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, और वहाँ पर अंधेरा था, अर्थात वहाँ पर अंधेरा इसलिए था क्योंकि रात का दृश्य वहाँ पर दिखाया गया है और बिल्कुल ही सुनसान स्थान था। वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, और ऐसे थी जैसे मानो यहाँ से चढ़ने की है और यहाँ पर उतरने की है, यानी जिस प्रकार बावड़ी थी वो ऐसे जाते जाते ऐसे घुमावदार रूप में इस प्रकार बनी हुई थी कि जैसे एक साइड से चढ़ने का रास्ता है और दूसरी साइड उतरने के लिए रास्ता है। लेकिन उनमें जो ब्रह्म राक्षस है उसका क्या होता है कि पुनः चढ़ना और लुढ़कना। अब वो संघर्ष कर रहा है ब्रह्म राक्षस, तो वो एक बार चढ़ रहा है और फिर लुढ़क जाता है। मोच पैरों में, और उसके पैरों में मोच आ गई है। वह छाती पर अनेकों घाव हैं, क्योंकि बार बार सीढ़ियों पर चढ़ता है और नीचे गिर जाता है, यानी कि ब्रह्म राक्षस है वो संघर्ष कर रहा है और उसी के कारण उसको अनेकों घाव हो गए हैं। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष, लेकिन यहाँ पर संघर्ष है वो उसके विचारों का है। जो अच्छे और बुरे दो विचार हैं उनके बीच का जो संघर्ष है से भी उग्रतर हो रहा है, यानी उनके बीच भी संघर्ष की परम जो अपार सीमा थी वहाँ तक उसका संघर्ष पहुँच चुका है। अच्छे व अधिक अच्छे के बीच संघर्ष,
यानी कि वो अब इस संघर्ष में है कि कौन सा विचार है वो अच्छा है और कौन सा विचार है वो अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पर ब्रह्म राक्षस है वो अच्छे से विचार करता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस है वो अत्यंत ही ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है। क्योंकि पहले हमने ऊपर पढ़ा भी था कि अनेकों जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो उसे नमस्कार करते हैं। तो यानी वो अपने आप को अत्यधिक ज्ञानी मानता है। और गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता, और कभी तो उसको सफलता मिलती है और कभी उसको असफलता भी मिल जाती है। और क्या होता है, अतिरेकवादी पूर्णता। अतिरेकवादी पूर्णता यानी कि उसको जो पूर्णता की आशा थी वो एकवादी यानी अतिरेक, अत्यधिक जो व्यवस्थाएं बहुत प्यारी हैं, व्यथाएं जो उसकी जो कहानियां हैं यानी कि उसकी व्यथा है, उसका जो दुख है वो अतिरेक की सीमा को भी लांघ गया है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, और वो अत्यधिक अपने घमंड के कारण ही वो अपने को अत्यधिक ज्ञानी मान रहा है। और ज्यामिति यानी सभी गणित है उसने लगा लिए हैं, यानी उसके जो विचार हैं वो स्वयं ही उनके विचारों का निर्माण करते हुए गणित का भी प्रयोग कर रहा है। आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, और आत्मचेतन को सूक्ष्म मानता हुआ यानी उसको तो सूक्ष्म मान रहा है। और अतिरेकवादी पूर्ण की तुष्टि करना कब रहा आसान, क्योंकि जो अतिरेकवादी है उसकी तुष्टि करना यानी उसका जो वर्णन करना, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना है वो कहाँ पर आसान रहा है। मानवीय अंत्य कथाएँ बहुत प्यारी हैं, यानी मानवीय जो अंत्य कथाएँ हैं उनके जो अंतः विचार हैं वो तो अत्यधिक प्यारे होते हैं, लेकिन जब उनकी तुलना समाज में फैली हुई चीज़ों के साथ करते हैं यानी अतिरेकवादी पूर्णता के साथ करते हैं तो वो आसान नहीं होती हैं। रवि निकलता, आगे देखते हैं, रवि निकलता लाल, और अब यहाँ पर प्रतीकों का उपयोग किया गया है कि रवि निकलता, जब सूर्य उदय होता है तो लाल चिंता की रुधिर सरिता, यानी कि उसकी जो लालिमा है वो ऐसा लग रहा है मानो कि लाल खून की नदी है वो बह रही है, प्रवाहित कर दीवारों पर, और उसको दीवारों को प्रवाहित करते हुए उनको भी लाल कर दिया है। उदित होता चंद्र, और चंद्रमा जब उदित होता है तो वर्ण पर बांध देता श्वेत धोली पट्टियाँ, और जब चंद्रमा उदित होता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसने श्वेत पट्टियाँ बांध दी हैं, यानी सफ़ेद पट्टियों से बांध दिया है उसको, ब्रह्म राक्षस को, ठीक है। और उद्विग्न भालों पर सितारे आसानी से छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में, और वह गणित लगा रहा है। तो आसमान में जो सितारे हैं उनकी तुलना यानी वो उनको अब जो प्रतीक है वो गणित के दशमलवों से किया गया है कि जब वह अपना गणित लगाता है तो उसके जो सितारे हैं, आसमान के सितारे हैं, वो गणित के दशमलव बिंदुओं के समान प्रतीत हो रहे हैं। मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है, यानी कि अंत में वह अपने ही अभिमान और घमंड के कारण वह मारा गया और अब वह पसरा हुआ है, यानी कि ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वक्ष बाहें खुली फैली, और उसकी जो छाती हैं और उसकी जो बाहें हैं वो फैली हुई हैं एक शोधक की, यानी कि जब वो संघर्ष करते करते अपना बिल्कुल सारी सीमाएं लांघ जाता है तो अंत में उसकी हार हो जाती है। जिस प्रकार एक शोधक की तरह, यानी शोधक होता है ना कि जैसे हम पीएचडी करते हैं तो हम शोध कार्य करते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें उस शोध कार्य में कुछ चीज़ों पर सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती है। तो उसी कारण वो जब अपने घमंड के साथ जब विचार कर रहा है और गणित के दशमलव बिंदुओं के समान तुलना करता हुआ जब उन सारी चीज़ों के साथ तुलना करता है तो वह हार जाता है, यानी एक शोधक की तरह वह भी हार गया है। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, और व्यक्तित्व यानी जब वो अपने व्यक्तित्व की सफलता के लिए यानी व्यक्तित्व को बनाने के लिए जब कोमल स्फटिक प्रसाद सा, और जो उसका प्रसाद और प्रसाद में अंतर होता है, इस चीज़ को आप जान लें। प्रसाद होता है प्रसाद,
प्रसाद यानी भगवान का प्रसाद, और प्रासाद होता है भवन। प्रासाद क्या होता है? भवन। तो भवन का जीना, जीना होता है सीढ़ियाँ। यानी कि जिस प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए अनेक दौरों से, मतलब अनेक स्टेप वाइज हमें चढ़ते हुए जाना पड़ता है। यानी व्यक्तित्व है वो समाज से भी हम निर्माण करते हैं, परिवार से भी, स्कूल से, और व्यक्ति खुद से भी अपनी पसंद और नापसंद से भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसी प्रकार अनेक जो चीज़ें हैं उसके व्यक्तित्व को बनाने में सहायक होती हैं। उसी प्रकार से उस प्रासाद का, यानी उस महल या भवन का जो अनेक सीढ़ियां हैं वह उसका निर्माण करती हैं, यानी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। महल की शोभा कहाँ से बढ़ती है? जब उसकी चारों तरफ से लगी हुई सीढ़ियाँ होती हैं, वही उसकी शोभा बढ़ाती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह ही उसको, उसके आत्मसम्मान को ऊंचा उठाता है। ठीक है। चढ़ता बहुत मुश्किल रहा, यानी जिस प्रकार से अनेक सीढ़ियाँ लगी हुई हों और महल के चारों ओर, तो उन पर पूरियों पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है। उसी प्रकार व्यक्तित्व निर्माण के लिए अनेक कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित, और वे भाव यानी भावनाओं से और तर्कों के द्वारा, यानी उनके माध्यम से उनको हम पूरा करते हैं, और कार्य सामंजस्य योजित, और अनेक योजनाएं हैं उनके साथ हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। कई बार हमें ऐसे लोगों के साथ अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे लोगों का साथ भी लेना पड़ता है जिससे हमारे व्यक्तित्व की जो बुराइयां हैं उनका हमें अच्छे से पता चल जाए, और अच्छाइयां हैं उनको हम ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है। तो उसी प्रकार उन सब के साथ सामंजस्य करते हुए, यानी योजनाओं के साथ सामंजस्य करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ, और इस समीकरणों की, यानी इन सब का सामंजस्य के साथ गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए, यानी कि अगर हम उनको समीकरण की सीढ़ियों को केवल एक तरफा ही छोड़ दें तो वे उस सामंजस्य के साथ उभर कर सामने नहीं आती हैं। उस भाव, तर्क या कार्य सामंजस्य योजना में, शोध में, यानी कि जिस प्रकार से हमें अपने भावों और तर्क के साथ सामंजस्य बिठाते हुए हमें शोध करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, इन चीज़ों को तालमेल हमें बिठाना पड़ता है। उसी प्रकार से व्यक्तित्व निर्माण में भी यह अत्यंत ही आवश्यक है। सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो भी अपने संघर्ष की लड़ाई में इन सब के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए वो क्या कर रहा है कि ब्रह्म राक्षस सब पंडितों और सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, यानी कि वो भी उन सभी गुरुओं और जो चिंतक थे उनके पास अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए भटकता है। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लेकिन युग बदला, समय बदला, और आया कीर्ति व्यवसायी। और कीर्ति यानी मनुष्य की कीर्ति का अर्थ होता है कि उसका यश है वो एक व्यवसायी के रूप में उभर कर सामने आया। लाभकारी कार्य में वे से भी धन, व धन से वह हृदय और मन, यानी जो कीर्ति है, युग बदल चुका है। आज वर्तमान में भावनाओं का और इनका कोई भी मोल नहीं रह गया है, और कीर्ति यानी सम्मान का भी एक व्यवसाय बन चुका है। जहाँ पर लाभ कार्य यानी लाभ दिखता है उसी तरफ लोग मुड़ जाते हैं। जहाँ धन दिखता है उधर ही वो उनको, उन सभी चेतनाओं को और उन सब कीर्ति, यश, उन सब को छोड़ देते हैं, और धन होते हुए वे हृदयहीन हो गए हैं, यानी उनका ना तो हृदय में कोई संवेदना है और न ही भावनाएं। इस प्रकार आज समय है वो बदल चुका है, और धन अभिभूत आतंकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती है, यानी कि अभिभूत अंतःकरण से। और ऐसा होने पर जो हमारे अंतःकरण में जो सत्य की जो झाई है, यानी सत्य की जो आवाज़ है वो निरंतर चिलचिलाती रहती है। जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम सिर्फ धन और
इस तरह की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर ये धन के अभिभूत होकर जो हम कार्य करते हैं उससे हमारे अंतःकरण के जो सत्य की झाई है, यानी सत्य की जो आवाज़ है वो निरंतर चिलचिलाती रहती है। आत्म चेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी। आत्म चेतस यानी कि आत्म चेतना किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। लेकिन व्यक्तित्व और आत्म चेतस का अर्थ होता है यानी आत्मा की जो चेतना थी उसमें और व्यक्तित्व में, दोनों में क्या हो रहा है, प्राणमय अनबन हो रही है। यानी व्यक्तित्व का निर्माण करें या अपने आत्मा की संतुष्टि करें, तो इन दोनों चीज़ों के बीच अनबन हो रही है। विश्व चेतस बे बनाम मेहता के चरण में था विषादा कुल मन, यानी कि विश्व चेतस बे बनाम मेहता के चरण में था विषादा कुल मन, यानी विषाद से आकुल, यानी कि दुख से परिपूर्ण उसका जो मन था वो अत्यधिक मेहता के चरण में था, यानी कि महानता की खोज में था। लेकिन फिर भी उसको क्या होता है कि मेरा उसी से उस दिन होता मिलन यदि। मेरा यानी कि जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अगर मेरा मिलन उससे उन दिनों होता जब वो ऐसी व्यथा में उलझा हुआ था, तो उसकी व्यथा स्वयं जीकर, यानी उसकी जो व्यथा है, दुख है, पीड़ा है, उसको मैं स्वयं जीकर बताता। मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, यानी उसको मैं उसकी महत्ता और उसकी महानता के बारे में बताता, और वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, यानी कि अगर मैं उस समय उसके साथ होता, यानी कि जब उसकी जो ये पीड़ा थी, ये व्यथा थी, ये बढ़ी नहीं थी, तो मैं उसको सारी जो समस्याएं थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए उसका जितने भी चीज़ें थी उसके ज्ञान का प्रयोग करता, ताकि उसको वो पीड़ा सहनी नहीं पड़ती। उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, और मैं उस आंतरिकता का उसको महत्व बताता, यानी उसके अंतर्मन में जितना भी ज्ञान था उसका मैं उसको महत्व बताता। पिस गया वह भीतरी, और वह पिस गया भीतरी, यानी कि वो अंदर ही अंदर पिस गया। ओ बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, और वो अपने बाहरी यानी बाहरी वातावरण और अपने अंतर्मन के वातावरण दोनों पाटों के बीच में पिस गया। ऐसी ट्रेजेडी है नीच, यानी ऐसी ट्रेजेडी यानी ऐसी घटना है वो उसके साथ हुई। आगे देखते हैं। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। बावड़ी में वह स्वयं, यानी वो जो बावड़ी है वहाँ पर वह स्वयं कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया, यानी कि वो अपने जो अंदर ही अंदर विचार थे उनको खोजता रहा और उसका समाधान किसी अन्य से नहीं पूछा, और वो अंदर ही अंदर अपना गणित करते हुए उसी कोठरी में वो मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले, यानी कि वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में, और वो गहरी झाड़ियों के कटीले तम यानी अंधकार में, विवर में मेरे पक्षी सा, यानी कि जिस प्रकार कटीली झाड़ियों में फंसकर पक्षी है वो उलझ कर मर जाता है, उसी प्रकार से वह ब्रह्म राक्षस भी अपने अंतरात्मा के भीतर उठते हुए विचारों के कारण ही उन कटीली झाड़ियों के समान अपने ही तम में, अंधकार में वह पक्षी सा विदा हो गया। यानी जिस प्रकार पक्षी है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको विदा दे देते हैं, उसी प्रकार से वह अपने ही तम में यानी अपने ही अंधकार में और अपने ही घमंड में वह विदा हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, और वह अनजानी ज्योति है वह सदा के लिए सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। अब कवि है वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, बार बार यानी 2 बार इसके ऊपर जोर दिया गया है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, यानी कि मैं उस ज्ञानी ब्रह्म राक्षस का, यानी कि वो अत्यंत ही ज्ञानी था, लेकिन उस को अपना जो ज्ञान था उसको वह अगली पीढ़ी को नहीं दे पाया, इस कारण ही वह उसको
ब्रह्म राक्षस को हैवतन ज्ञानी मानते हुए कहते हैं कि सजल उर शिष्य, यानी कि उसके हृदय का शिष्य होना चाहता था। यदि मैं उस समय उसको मिल जाता तो वह अपनी वेदनाओं से मुक्ति पा जाता, लेकिन जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, अगर मैं उस समय उसको मिल जाता तो उसका जो अधूरा कार्य था, जो ज्ञान देने का था, वो पूरा हो जाता। उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं, और मैं उसकी जो वेदना है उसके निष्कर्षों का संदेश है वो मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं, यही उसका उद्देश्य है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि ब्रह्म राक्षस है वह है मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा इस कविता संग्रह से ली गई है, और इसके रचनाकार तो आपको पता ही है कि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, और ये 2000 प्रकाश के भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण 2015 इसका। तो इस प्रकार हमने इस लंबी कविता के बारे में विस्तार से जाना, और इसकी विस्तृत जो व्याख्या थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, तो मुक्तिबोध जी की एक और कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में, जिसका नाम है अंधेरे में। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।